हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अपनी पढ़ाई अपना टाइम। और आज हम पढ़ेंगे डी फार्मा फर्स्ट ईयर के लिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट विद इंट्रोडक्शन। और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, भारत में फार्मेसी का दायरा और उद्देश्य। ये हम बिल्कुल हिंदी में पढ़ेंगे, पर बेटर ये होगा कि अगर आप कुछ वर्ड थोड़ा इंग्लिश में मिला के लिखें तो थोड़ा अच्छा फर्क पड़ता है इस चीज से भी। बिल्कुल हिंदी में भी ना लिखें। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें बिल्कुल इंग्लिश में लिखने में कोई प्रॉब्लम होती है। तो कुछ वर्ड जैसे रोगी होता है, पेशेंट वगैरह, कुछ वर्ड मिक्सअप करके लिखें हिंदी में, तो एग्जामिनर पर भी अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो चलो बिना किसी देरी के अब करते हैं स्टार्ट। भारत में फार्मेसी का दायरा और उद्देश्य दें। फार्मेसी का दायरा एक कुशल दवा वितरण प्रणाली प्रदान करके रोगियों के दिन प्रतिदिन के प्रबंधन के लिए एक बड़ा दिन लाता है। क्या? फार्मेसी का दायरा यानी फार्मेसी की कैपेसिटी एक कुशल दवा वितरण प्रणाली यानी एक सकुशल दवा वितरण प्रणाली जो होती है प्रदान करके पेशेंट के दिन प्रतिदिन के बंधन व के लिए एक बड़ा दिन लाता है। आवश्यक दवाओं के प्रतिबंधन में फार्मेसी की आवश्यकता अधिक स्पष्ट हो जाती है। क्या? आवश्यक दवाओं के प्रावधान में फार्मेसी की आवश्यकता अधिक स्पष्ट हो जाती है। आने वाले दशकों में या आने वाले सालों में फार्मासिस्ट के स्वास्थ्य को, जैसे हम यहाँ पर हेल्थ लिख सकते हैं तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। फार्मासिस्ट के हेल्थ देखभाल प्रणाली के भीतर और अधिक अभिन्न होने की उम्मीद है। केवल मेडिसिन देने के बजाय फार्मासिस्ट को उनके रोगी देखभाल कौशल के लिए मुआवजे की उम्मीद की जा सकती है। तो हम ये पढ़ क्या रहे हैं? फार्मेसी का दायरा यानी फार्मेसी कहाँ कहाँ तक सीमित है। सीमित है या असीमित है, ठीक है, मतलब कहाँ कहाँ यूज होती है, क्या उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। की जा सकती, वे अपने रोगियों को नैदानिक सेवा भी प्रदान करते हैं। इनमें सभी दवाओं का विश्लेषण शामिल है, जैसे नुस्खे, गैर पर्चे और रोगी द्वारा ली जा रही जड़ी बूटियां। क्या? वे अपने रोगियों को नैदानिक सेवा भी प्रदान करते हैं। क्या? इनमें सभी दवा विश्लेषण यानी मेडिसिन के बारे में जो भी रिसर्च है, विश्लेषण यानी शामिल है, जैसे नुस्खे, गैर पर्चे और रोगी द्वारा, पेशेंट्स के द्वारा जो जड़ी बूटी वगैरह ली जा रही है, इन सब का विश्लेषण भी इन सभी में शामिल है। फार्मासिस्ट को सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन करने में फार्मेसी शिक्षा का महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो हम इसे यहीं पर खत्म करते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं। भारत में फार्मेसी का भविष्य यानी फ्यूचर ऑफ फार्मेसी बिजनेस इन इंडिया। पिछले कुछ दशकों में भारत में फार्मेसी का विकास उल्लेखनीय रूप से बढ़ रहा है। यह आज दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हालांकि भारत को मेडिसिन की मौलिकता के बारे में लोगों को समझाने और इन्हें परिचित कराने के लिए और अधिक मेहनत करनी होगी। भारतीय फार्मा उद्योग पिछले 5 वर्षों में 15% से अधिक की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है और इसमें विकास के महत्वपूर्ण अवसर है। हालांकि उद्योग को 2020 तक इस मजबूत
विकास दर को बनाए रखने के लिए कंपनियों को अपनी व्यावसायिक रणनीति पर पुनर्विचार करना होगा। उन्हें नए बिजनेस मॉडल अपनाने होंगे और अपने विकसित हो रहे कस्टमर्स को तेजी से बेहतर सेवा देने के बारे में सोचना होगा, जहां तक विभिन्न व्यावसायिक संभावनाओं का संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फार्मास्यूटिक्स जो मटेरियल्स होता है उनमें अशुद्धियों की स्रोत, विभिन्न अशुद्धियां स्रोत की चर्चा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। उसमें सबसे पहले अशुद्धि कहाँ है, उन अशुद्धियों का फिर विस्तार पूर्वक वर्णन भी करना है। क्या है, रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चर, यानी निर्माण में प्रयुक्त कच्चा माल। कच्चे माल को क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल्स। बिस्मित लवण में टिन, सीसा, चांदी, तांबा, कोबाल्ट और सोने की उपस्थिति एक अच्छा उदाहरण है। ये धातुएं बिस्मित अयस्कों में बिस्मित के साथ पाई जाती हैं। सेंधा नमक में थोड़ी मात्रा में कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, जिससे इस स्रोत से तैयार सोडियम क्लोराइड में लगभग निश्चित रूप से कैल्शियम और मैग्नीशियम यौगिक के अंश होंगे। क्या जिसमें इस स्रोत से तैयार सोडियम क्लोराइड में लगभग निश्चित रूप से कैल्शियम और मैग्नीशियम यौगिकों के अंश होंगे। निर्माण विधि यानी मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। निर्माण प्रक्रियाओं के विभिन्न चरणों में अभिकर्मकों और सॉल्वेंट्स द्वारा संदूषण नीचे दिए गए हैं अनुसार अशुद्धियों को जन्म दे सकता है। पहला क्या है, प्रक्रिया में नियोजित अभिकर्मक। क्या है, प्रक्रिया में नियोजित अभिकर्मक। एक अशुद्धता के रूप में सीसा अभिकर्मक के रूप में यूज किए जाने वाले सल्फ्यूरिक एसिड के परिणाम स्वरूप हो सकता है, खासकर अगर इसे सीसा कक्ष प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। कहां पर हो जाता है ये अशुद्धि के रूप में, एक अशुद्धता के रूप में, क्या, ग्लास। अभिकर्मक के रूप में उपयोग किए जाने वाले सल्फ्यूरिक एसिड के परिणाम स्वरूप हो सकता है, खासकर अगर इसे शीशे के साथ कक्ष प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है, तब ये अभिकर्मक के रूप में यूज होगा उसमें। सेकंड है, अन्य अशुद्धियों को दूर करने के लिए जोड़े गए अभिकर्मक, रीजेंट्स एडेड टू रिमूव अदर इम्प्योरिटीज। ये इसकी इंग्लिश है। पोटेशियम ब्रोमाइड में बैरियम के अंश होते हैं जो अतिरिक्त सल्फेट को हटाने के लिए निर्माण प्रक्रिया के दौरान जोड़ा जाता है। क्या, पोटेशियम ब्रोमाइड में बैरियम के अंश होते हैं जो अतिरिक्त सल्फेट को हटाने के लिए निर्माण प्रक्रिया के दौरान जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है विलायक यानी सॉल्वेंट्स। पानी आसानी से उपलब्ध और सस्ता विलायक है
और इसका उपयोग अकार्बनिक रसायनों के निर्माण के लिए किया जाता है। यह है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट आयनों जैसी अशुद्धियों का पता लगाने को जन्म दे सकता है। ठीक है, यहां तक ये काफी है। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें अशुद्धियों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ये वाला। इंडियन फार्माकोपिया यानी आईपी के अनुसार निम्नलिखित की लिमिट टेस्ट लिखिए। क्या है वे? आर्सेनिक, क्लोराइड, सल्फेट, आयरन क्लोराइड और सल्फेट के सीमित परीक्षणों के लिए समाधान की तैयारी भी समझाइए। इसमें ज्यादातर पूछा जाता है आर्सेनिक का और क्लोराइड, सल्फेट का। तो इसके बारे में आप पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो अब तक के लिए ये काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।